हमारे सहयोगी राजेश राज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, नया गठबंधन, नई सरकार, लेकिन सीएम नीतीश कुमार, तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं क्योंकि बिहार के लिए राजनीति में नीतीश कुमार का चेहरा बहुत अहम है। बिल्कुल आपने सही कहा कि नया गठबंधन, नई सरकार, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यह हम निश्चित तौर पर इसको कह सकते हैं कि आजमाई हुई बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह भी मुख्यमंत्री थे, बीच में 2-3 घंटे 4 घंटे अगर हम कहें तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहे और फिर 5 बजे उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। ऐसे में हम कहा जा सकता है कि बिहार जो है एक अनोखा प्रांत है जहाँ पर कि इस तरह की घटनाएं अब तक कई बार हो चुकी हैं। 2022 में भी तेजस्वी और नीतीश दोनों ने एक साथ शपथ ली थी। आज सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन लोगों ने शपथ ली है। और मैं थोड़ा सा जिक्र इस बात का करना चाहूँगा कि जिस बात का जिक्र विजय त्रिवेदी कर रहे थे कि 2019 में 39 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी और जो जेडीयू गठबंधन था। 2009 पर अगर नजर डालें तो 2009 में भी सबसे पहली बार जब देश में मनमोहन सिंह दूसरी बार जो है वो सत्ता में लौटे थे, उस वक्त भी बिहार ने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया था जब 40 में से 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को जीतने में कामयाबी हाथ लगी थी। हालांकि वो आंकड़े जो थे कि 20 सीट पर जनता दल यूनाइटेड और 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और 2014 के चुनाव पर नजर डालें तो 2014 में जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और बीजेपी तीनों अलग अलग चुनाव मैदान में थे और उसमें जब प्रचंड मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव मैदान में थी तो उन्होंने 31 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। धर्मेंद्र प्रधान जो अभी वर्तमान में देश के शिक्षा मंत्री हैं, वो बिहार बीजेपी के प्रभारी थे 2014 में। और 2019 में जब ये दोनों मिलकर दोबारा फिर से 17 में अलग होने के बाद जब साथ हुए तो ये आंकड़ा जो है 39 और 1 में तब्दील हो गया। आरजेडी जो है वो 0 पर सिमट गई और 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी, इन तमाम लोगों को मिली। 2014 के चुनाव में 4 सीटें आरजेडी को मिली थी और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। लेकिन 2019 का आंकड़ा जो था वो बहुत चौंकाने वाला था। और ऐसे में अब जबकि दोनों पार्टियां एक साथ आ गई हैं और सामने लोकसभा के चुनाव है तो निश्चित तौर पर इस गठबंधन को बहुत मजबूती मिली है। चूंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वोटिंग होती है लोकसभा चुनाव में, ऐसे में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी मिलकर अगर बिहार में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। और विधानसभा के जो रिजल्ट होते हैं, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं गौरव, उसमें स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो लोकसभा के परिणाम अलग होते हैं और विधानसभा के परिणाम अलग होते हैं। ये हमने पिछली बार भी देखा है। अब देखना होगा कि जनता इसको किस तरीके से आत्मसात करती है, इस नए गठबंधन को लेती है। लेकिन राजनीतिक प्रेक्षक जो आकलन कर रहे हैं कि यह गठबंधन मजबूत हुई है, इसमें दम जरूर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर। राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक का रुख कर लेते हैं। कुमार आलोक, अब तो शपथ ग्रहण हो गया, साफ तौर पर नई सरकार का गठन भी हो गया। अब आने वाली कार्य प्रणाली कैसे हो सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ मुख्यमंत्री तो का चेहरा जो है वो तो नीतीश कुमार का रहता है, लेकिन जो बदलाव आता है काम में वो भी अपने आप में एक नई इबारत लिखने के लिए तैयार रहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जब गठबंधन था नीतीश कुमार की पार्टी का, तो एक बहुत बड़ी चीज जो थी, जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला था, उस पे एकदम कंट्रोल था। तो जैसे कि आप 2005 के पहले की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर और जो विकास का मुद्दा था वो बहुत बड़ा मुद्दा था। और जो जंगल राज की बात हम करते हैं तो वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। तो 2005 के बाद नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल किया। लेकिन अब उसके बाद जब गठबंधन के साथ जब ये गए नीतीश कुमार, तो वो ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या एक बार फिर सामने आकर खड़ी हुई। उसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि एक तरह से नीतीश कुमार खुद चिंतित थे। और आज जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया भी, जब वो इस्तीफा देकर के आए कि मैं 2.5 महीने से परेशान था, तो ये परेशानी का सबसे बड़ा कारण था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन ना रख पाना। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ ये आए हैं, फिर से वापस आए हैं, तो ये इस समस्या को चॉकआउट करेंगे और सख्ती से निपटेंगे वैसे तत्वों को जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर बिगाड़ के रखा है। दूसरी जो चीज है कि विकास का जो पैमाना होता है वो हर वर्ग तक पहुंचे।
जैसे आप उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो आपने देखा कि जो सिपाही की जो भर्ती होती है तो एक खास जाति के लोगों को वरीयता दी गई और उसके बाद जनता में आक्रोश हुआ। तो वही चीज यहाँ पर अगर बिहार में अगर महागठबंधन के साथ रहकर नीतीश कुमार को मजबूरी में करना पड़ा तो कहीं ना कहीं उसकी भी टीस और ये उसी टीस का परिणाम ये है कि नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा दे दिए। और अब जब एक कोऑर्डिनेशन कमेटी इन तीनों दलों की बनेगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी कि विकास के मानक क्या हो, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सुधारा जाए और तमाम वैसे मुद्दे जिससे बिहार जूझ रहा है। बिल्कुल, कुमार आलोक अब बने रहिए हमारे साथ। अब अपने मेहमान का रुख कर लेते हैं। विजय त्रिवेदी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी भी राजेश आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, कानून व्यवस्था का मुद्दा ये हर बार हम देखे हैं कि लगातार इसमें उठता रहा है और जब हमने देखा कि महागठबंधन की सरकार वहां पर बनती हुई नजर आई है तो एक जंगल राज कायम होता हुआ नजर आया है। क्या ये एक प्रमुख वजह है इस बड़े बदलाव के पीछे की? सबसे बड़ी वजह यही है और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार जब से उन्होंने छोड़ा था वो सुशासन बाबू की सरकार पर जंगल राज को लेकर आरोप लगाती रही। यदि आप इसको देखें, आप कहें कि भाई मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही हैं, महागठबंधन में जो आरजेडी है जब उनकी सरकार हुआ करती थी, लालू यादव की सरकार भी थी, तब भी जंगल राज की बात हमेशा चर्चा होती रही। यानी आरजेडी में कुछ ऐसे तत्व हैं जो जंगल राज के साथ या सोच समझ के साथ चलते हैं, या फिर इसको कह लें, बहुत संभल के भी कहें तो ये कहे कि वो कानून व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान नहीं हुए। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने में भी उनके जो साथ के लोग हैं, उनके जो समर्थक लोग हैं, वो फैला रहे होते हैं, लेकिन एक तरह से नियंत्रण नहीं हो पाता। और नीतीश कुमार जी ने जिस बात का जिक्र किया कि वो उन पर काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी भी वजह यही होती है कि लगातार ये दबाव बना होता है। ये लॉ एंड ऑर्डर का दबाव, जो एसपी डीएम है उनके अपॉइंटमेंट्स, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी होता है, और जो सहयोगी दल होता है। और इसमें खास बात ये भी थी कि आरजेडी जो है बड़ा दल था, 78-79 उनके पास एमएलए थे, जेडीयू के पास 45 थे, तो उनका दबाव बड़ा बना हुआ था। हालांकि मुख्यमंत्री के पास ही होम डिपार्टमेंट था, गृह विभाग था, लेकिन सहयोगी दल का दबाव बना हुआ था। अब यदि इसको दूसरे तरफ देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें या भारतीय जनता पार्टी की सोच में, प्रधानमंत्री या अमित शाह जी की सोच में सबसे बड़ा काम है कानून व्यवस्था पर काबू करना, कानून व्यवस्था को बेहतर करना। चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार का जिक्र करें या कुछ और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को काम करें, तो उसमें सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर होता है। और लॉ एंड ऑर्डर जब ठीक होता है तभी आप विकास की ओर या जो सरकार की नीतियां हैं उनको ठीक से एग्जीक्यूट करने में सफल हो पाते हैं, कामयाब हो पाते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और उससे आम आदमी सब पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। बिल्कुल, राजेश राज भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, मुद्दों पर तो साफ तौर पर नजर डालें ही, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम ऐसे स्थानीय मुद्दे जिनका जिक्र अभी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि लगातार वो सबसे ज्यादा प्रभाव यहाँ पर डालते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो वहां पर जो डेवलपमेंट है उसमें भी देखा गया कि बीते कुछ महीनों में उस पर भी काम में एक घोटाले की जो सुगबुगाहट है वो लगातार नजर आती रही और कहीं ना कहीं ये भी एक अहम मुद्दे के तौर पर यहां पर उभरता हुआ नजर आया। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि वहाँ पर क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई थी और इसकी वजह से रिश्तों में तलखी आई और वो तलखी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शीत युद्ध में पहले परिणत हुई। और जिस तरीके से बिहार में नियुक्तियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कर रहे थे, हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी जो थे वो क्रेडिट तो नीतीश कुमार को जरूर दे रहे थे मंचों से, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर हम कह सकते हैं, जिस तरीके से आज भी अखबार में एक इश्तहार आया, उस इश्तहार में तेजस्वी ने अपनी तस्वीर सहित तमाम जो कार्य किए गए उसका उन्होंने ब्यौरा उसमें प्रस्तुत किया और उस पर जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने पलटवार भी किया और कहा कि ये तमाम काम जो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम हैं। वहीं पर तेजस्वी अपने जो किए हुए काम हैं उसको भी उन्होंने जब एक एजेंसी के साथ जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम दबाव डालकर मुख्यमंत्री से जनहित से जुड़े काम करवा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर विचलित हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट की होड़ लेने की जो एक
प्रवृत्ति वहाँ पर चल पड़ी थी, वह भी रिश्तों में तल्खी लेकर आई। और लॉ एंड ऑर्डर जो है एक बड़ा इशू निश्चित तौर पर था, क्योंकि जिस तरीके से खबरिया चैनल लगातार ये चला रहे थे कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 आ गया, पार्ट 2 आ गया, उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ती हुई दिख रही थी। और नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस जो है भ्रष्टाचार और करप्शन का जो मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, उस पर जीरो टॉलरेंस की बात वो करते रहे हैं। जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं। तो ऐसे में उनके लिए ये परेशानी ज़रूर थी। और शायद यही वजह है कि राजभवन से निकलने के बाद जब मीडिया से मुखातिब होते हैं नीतीश कुमार, तो वो इस बात का जिक्र भी करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड की बैठक में हमने इस्तीफा देने का फैसला किया। काम करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि काम हम कर रहे थे, कुछ लोग काम का नाम लेने पर मेहनत कर रहे थे। तो इशारा साफ था। उन्होंने खुले शब्दों में तेजस्वी की आलोचना तो नहीं की, लेकिन इशारों ही इशारों में जो उन्होंने तंज कसा है, उसके बहुत सारे मायने जो है वो तलाशे जा सकते हैं, बहुत सारे सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल। और जो लोगों के मन में सवाल भी था कि आखिर कब बदलेगी तस्वीर, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब नई सरकार के गठन के बाद निरंतर बदलती हुई तस्वीर अब लोगों के सामने आती हुई नजर आएगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो विकास भी दोगुनी रफ्तार से यहाँ पर नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप का राजेश राज, आपका भी, और हमारे साथ विजेंद्र त्रिवेदी जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम बातचीत यहां पर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि